नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल नर्सिंग स्कूल में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग अच्छे ही होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। SGPGI के एग्ज़ाम्स के लिए जैसे कि 22 मार्च को इसका एग्ज़ाम है, तो तैयारी आप खूब अच्छे से रखना। और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने SGPGI का अभी 18 फ़ैब को एग्ज़ाम दिया था और उनका नहीं हुआ है, तो वो मायूस ना हो। अभी अभी SGPGI के फॉर्म आउट हुए हैं, ओपन हैं, ठीक है। तो आप अभी फॉर्म फिल कर सकते हैं और 22 मार्च को एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी भी कर सकते हैं दोस्तों। तो आज की क्लास स्टार्ट कर लेते हैं हम SGPGI के लिए, नॉर्थ सेट के लिए, ठीक है। पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जहाँ पे लिखा हुआ है द नर्स इज़ प्लानिंग केयर फॉर अ 2 year old चाइल्ड हु हैज़ नेफ्रोटिक सिंड्रोम। अब नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। 2 साल का बच्चा है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है उसको, एंड इज इन रेमिशन, एंड व्हाट टाइप ऑफ डाइट वुड द नर्स प्लान टू फीड दिस। यानी कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का बच्चा है 2 साल का, अब उसको कौन सी डाइट प्लान देना है, कौन सी डाइट प्रेफर करनी है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम है वो आपको बताना है। जैसे कि पहला आप जानते हैं, हाई प्रोटीन एंड लो कैलोरी डाइट, लो कैलोरी डाइट, हाई कैलोरी एंड लो प्रोटीन डाइट, एंड सी में बोला गया है लो सोडियम एंड लो फैट डाइट, एंड ऑप्शन नंबर डी में बोला है रेगुलर डाइट, नो एडिड शुगर्स। ओके, सो आपको जो राइट आंसर वो ऑप्शन नंबर डी है, रेगुलर डाइट, नो एडिड शुगर। सो ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, बिकॉज जैसा कि बच्चा जिस स्टेट में है, द प्रोटीन जो है यूरिन में डिसअपियर है एंड द स्वेलिंग इन द टिश्यू गोज अवेज, एंड रेगुलर डाइट विद द एडिक्वेट प्रोटीन एंड कैलोरीज इज टू बी गिवन, ठीक है। तो पेशेंट को क्या है, रेगुलर डाइट देनी है जिसमें एडिक्वेट प्रोटीन एंड कैलोरीज हो। और यहाँ पे बोला है हाई प्रोटीन डाइट नहीं देनी, क्यों? बिकॉज फंक्शन जो है किडनी का वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, ठीक है। किडनी का फंक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की वजह से। तो जो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो यूरिन में आउट हो रहे हैं, तो आपको हाई प्रोटीन डाइट जो है नहीं देनी है। एंड लो कैलोरी डाइट इज़ नॉट गिवन एज द एनर्जी रिक्वायरमेंट बॉडी आर टू बी मेट। लो कैलोरी डाइट भी नहीं देनी है, बिकॉज बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं वो मिलेगी कहाँ से फिर, अगर आप कैलोरीज भी आउट कर देंगे डाइट में से। तो हाई कैलोरी डाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस कॉन्सेप्ट में, ठीक है। एंड द नेक्स्ट इज लो सोडियम एंड लो फैट डाइट। लो सोडियम एंड लो फैट डाइट्स आर गिवन ओनली व्हेन द प्रोटीन यूरिया इज सिग्निफिकेंटली प्रेजेंट। अगर प्रोटीन यूरिया प्रेजेंट है तो लो सोडियम एंड लो फैट डाइट देनी है, ठीक है। एंड वहीं बोला गया है हाई कैलोरी डाइट इज रेस्ट्रिक्टेड। हाई कैलोरी डाइट जो है वो रिस्ट्रिक्टेड कौन सी कंडीशन में होती है, एज द मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द बॉडी हैज ऑल्टर्ड। जब मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ बॉडी ऑल्टर्ड होंगे उस केस में हाई कैलोरी डाइट भी रेस्ट्रिक्टेड कर दी जाएगी दोस्तों। सो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है, ठीक है। आपको क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन बताना है नेफ्रोटिक सिंड्रोम के लिए। तो हिमैट यूरिया आपको मालूम होना चाहिए, जो कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं पाया जाता है। और मैसिव प्रोटीन यूरिया जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में देखा जाता है। इंक्रीज्ड सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो कि नहीं देखा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। एंड वहीं वेट लॉस नहीं होता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, मैसिव प्रोटीन यूरिया जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम का क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। बिकॉज नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है किडनी डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी क्या करती है, एक्सक्रिएट करती है प्रोटीन जिसे हम बोलते हैं एल्ब्यूमिन जिसकी वजह से एल्ब्यूमिन की डेफिशिएंसी बॉडी में होती है। इन द यूरिन में एल्ब्यूमिन को एक्सक्रिएट करेगी किडनीज मोर देन नॉर्मल वैल्यूज़। जो नॉर्मल वैल्यूज़ होनी चाहिए एक्सक्रिएशन की, उससे भी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में एल्ब्यूमिन जो है एक्सक्रिएट होता है किडनी से इन द यूरिन। सो नेफ्रोटिक सिंड्रोम जो है इज कॉज्ड बाय द डैमेज टू द ग्लोमेरुलाई। जो ग्लोमेरुलाई है उसके डैमेज होने की वजह से नेफ्रोटिक सिंड्रोम क्रिएट होता है। ग्लोमेरुलाई में डैमेज आ जाएगा तो उसकी वजह से प्रोटीन की जो मॉलिक्यूल्स है वो भी आउट हो जाएंगे यूरिन में, ठीक है। और नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, कॉज द एडिमा पर्टिकुलरली फीट एंड एंकल्स में पर्टिकुलरली एडिमा देखा जाता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम की कंडीशन में। और इसमें क्या होता है, एक्सेसिव फ्लूइड रिटेंशन होने की वजह से बॉडी में वेट गेन होता है। और ऑप्शन में लिखा था वेट गेन होता है पेशेंट का बिकॉज फ्लूइड रिटेंशन इन द बॉडी। एंड नेक्स्ट है सीरम एल्ब्यूमिन लेवल
ऑप्शन में लिखा था इंक्रीज होता है, बट मैं आपको बताऊं नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है, एल्बुमिन का जो लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो जाता है दोस्तों। एंड वहाँ बात रही हिमैट्यूरिया की, हिमैट्यूरिया जो है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं प्रेजेंट होता है, ठीक है। इज ऑल्सो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ नेफ्रोटिक सिंड्रोम बट इट इज़ नॉट ऑलवेज प्रेजेंट। सॉरी, हिमैट्यूरिया नेफ्रोटिक सिंड्रोम में प्रेजेंट हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है, ये मेन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन नहीं है ये, ठीक है। बिकॉज नेफ्राइटिक सिंड्रोम में हिमैट्यूरिया एक हॉलमार्क ऑफ नेफ्राइटिक सिंड्रोम है विच इज़ हिमैट्यूरिया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग इंटरवेंशन इज प्रायोरिटी आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन, यानी कि आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन की बात पूछी गई है। आफ्टर कार्डियक कैथेटराइजेशन प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, प्रोवाइड हाइड्रेशन। प्रोवाइड हाइड्रेशन ये तो आपका बेस्ट नर्सिंग इंटरवेंशन है, बट प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन नहीं है अभी। और नेक्स्ट है मॉनिटर द साइट फॉर द ब्लीडिंग, चेक फॉर द गैग रिफ्लेक्स एंड एडमिनिस्टर द एंटीबायोटिक एज ऑर्डर्ड। आपको मैंने पहले भी कई बार बता रखा है, ABC का करना होता है आपको ऑप्शन में चूज़ करते समय में। तो यहाँ पे A से एयरवे नहीं है, B से ब्रीथिंग नहीं है, लेकिन C से सर्कुलेशन है, जो कि मॉनिटर द साइट फॉर द ब्लीडिंग। ब्लीडिंग जो है सर्कुलेशन से रिलेटेड है। सो आपका जो प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन रहने वाला है वो है ऑप्शन नंबर B, मॉनिटर द साइट फॉर ब्लीडिंग। सॉरी। सो दी आपको यहाँ पे थोड़ा बता देते हैं, हेमरेज जो है एक लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन है आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन, बिकॉज जो कैथेटर है वो इंसर्ट होता है आर्टरीज में ड्यूरिंग द प्रोसीजर। सो मॉनिटर द कैथेटर इंसर्शन साइट फॉर द ब्लीडिंग इज इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन। इसीलिए आफ्टर द कार्डियक कैथेटराइजेशन मॉनिटर द ब्लीडिंग साइट फॉर द ब्लीडिंग इज मेन प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन, बिकॉज उसे आर्टरी में इंसर्ट किया जाता है इस वजह से। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम ऑफ द कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर आपने डिजीज कंडीशन सुनी होगी, उस रूमेटिक फीवर का जो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो आपको बताना है। जैसे कि आप सब जानते हैं क्लैप्सिला, क्लैप्सिला जो है रूमेटिक फीवर कॉज नहीं करता है, ये क्लैप्सिला निमोनिया क्रिएट करता है, क्लैप्सिला निमोनिया कोज करता है। ओके, सो एंड नेक्स्ट है मोनोकोकस। मोनोकोकस एक सिंगल चेन है बेसिलाई की, ठीक है। एंड यहाँ बात रही ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस की। दिस इज द ऑर्गेनिज्म विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूमेटिक फीवर, सो दिस इज द राइट आंसर, ग्रुप ए बीटा हिमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। ओके, एंड नेक्स्ट है आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस, जो कि कॉज करता है आपको बॉइल्स, ब्लिस्टर्स, स्किन इन्फेक्शंस। ओके, एंड एब्सेस, सेलुलाइटिस, these conditions are caused by staphylococcus aureus। अब नीचे कुछ conditions और पढ़ लेते हैं हम। rheumatic fever result as a delay reaction to inadequate treated group A beta hemolytic streptococcal infection। ये कब होता है? जब ग्रुप A का बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन को ठीक तरीके से इनएडिक्वेट तरीके से ट्रीट किया जाता है, तो रूमेटिक फीवर जो है इसका रिजल्ट होता है। सो पोवर्टी, पुअर हाइजीन, लैक ऑफ एक्सेस टू मेडिकल केयर आर द रिस्क फैक्टर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ रूमेटिक फीवर। सो पोवर्टी, पुअर हाइजीन और लैक ऑफ एक्सेस, जहाँ पे मेडिकल केयर का एक्सेस है ही नहीं, वहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है अच्छी खासी, तो वो रिस्क फैक्टर बढ़ जाते हैं उस एरिया में रूमेटिक फीवर होने के। सो जोन्स क्राइटेरिया इज़ यूज टू डायग्नोज दिस कंडीशन। क्वेश्चन में कई बार पूछा जाता है कि जोन्स क्राइटेरिया जो है कौन सी डिजीज कंडीशन को डायग्नोज करने के लिए किया जाता है। तो अगर एग्जाम में आपके पास आए जोन्स क्राइटेरिया, तो आपको रूमेटिक फीवर लिखना है, तो क्योंकि जोन्स क्राइटेरिया ही जो है यूज़ की जाती है टू डायग्नोज द रूमेटिक फीवर, ठीक है। अब ऑप्शन नंबर ए की बात करते हैं। क्लैप्सिला क्या है? क्लैप्सिला एक ग्राम नेगेटिव ऑक्सीडेज रोड शेप का बैक्टीरिया है, जो कि प्रोमिनेंट होता है विद पॉलीसेक्राइड बेस्ड कैप्सूल में, और ये क्या कॉज करता है? क्लैप्सिला निमोनिया। ओके, सो द नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन है आपका बी, मोनोकोकस बैक्टीरिया जो है वो एग्जिस्ट करता है सिंगल स्फेरिकल सेल। मोनोकोकस मोनो है, इसीलिए ये सिंगल स्फेरिकल सेल बोला जाता है इसे, ठीक है। अगर डाई होता डाईकोकस, ठीक है, डाईकोकस, मोनोकोकस इस टाइप में, मोनो है यानी कि सिंगल स्फेरिकल सेल है एक बैक्टीरिया की जो एग्जिस्ट करती है। एंड नेक्स्ट है आपका स्टेफाइलोकोकस ओरियस जो है एक ग्राम पॉजिटिव है, ठीक है। स्टेफाइलोकोकस क्या है? ग्राम पॉजिटिव स्फेरिकल शेप का बैक्टीरिया है, दिस कैन कॉज दी बॉयल। ये क्या कॉज करता है? बॉयल,
ब्लिस्टर, स्किन इन्फेक्शन एंड सेलुलाइटिस एंड स्टेफाइलोकोकस निमोनिया विथ सेप्टिसीमिया। ये सारी कंडीशन स्टेफाइलोकोकस ओरियस ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के थ्रू कॉज्ड होती है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइसोलेशन पीरियड ऑफ चाइल्ड विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस की कंडीशन में जो आइसोलेशन पीरियड है वो कब स्टार्ट होता है और कब स्टार्ट होता है, कब तक के लिए, ठीक है, ये आपको जानना है। तो आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है, 24 आवर्स आफ्टर स्टार्टिंग दी एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक स्टार्ट करने के 24 आफ्टर तक, ठीक है, बाद तक, 24 आवर्स के बाद तक जो है एंटीबायोटिक के, उसमें हम क्या करते हैं, आइसोलेशन करते हैं बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के साथ। सो ये क्वेश्चन आपका था, ठीक है। एंटीबायोटिक स्टार्ट होने के 24 आवर्स के बाद जो है आइसोलेशन पीरियड होता है बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस का, ठीक है। एंड जान लेते हैं इसके बारे में थोड़ा। आइसोलेशन जनरली रिक्वायर्ड होता है फॉर बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में, क्यों, ड्यू टू मेनिंजोकोकाई ओनली। मेनिंजोकोकाई की वजह से ही बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में आइसोलेशन रिक्वायर्ड होता है। सो इट इज़ यूजुअली स्प्रेड बाय द ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, बिकॉज जो मेनिंजोकोकाई है वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से स्प्रेड होता है। एंड द अफेक्टेड चिल्ड्रन शुड बी प्लेस्ड ऑन ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस। जो अफेक्टेड चिल्ड्रंस होते हैं वो ड्रॉपलेट प्रिकॉशन में उन्हें कैटेगराइज किया जाता है, लाइक प्राइवेट रूम, मास्क फॉर ऑल एंटरिंग रूम एंड अनटिल दे हैव कंप्लीटेड 24 आवर्स ऑफ एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी। जब तक वो अपनी एप्रोप्रिएट एंटीबायोटिक थेरेपी का 24 आवर्स कंप्लीट नहीं कर लेते हैं तब तक उनको आइसोलेट किया जाता है। जितने भी मेंबर्स अंदर रूम में एंटर करेंगे उन्हें मास्क प्रोवाइड किया जाता है, और जितनी भी ड्रॉपलेट प्रिकॉशंस होते हैं वो सब नर्स यूज़ करती है ड्यूरिंग हैंडलिंग द बेबी या चाइल्ड या पेशेंट विद बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस। So the next question is, among the following sign and symptom which is indicated of increased ICP। यानी कि बोला गया है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है आपका, ठीक है, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो ये इंडिकेट करता है कि पेशेंट का ICP इंक्रीज है, यानी कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज है। अगर पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया है, यानी कि पेशेंट की जो पल्स है वो 60 बीट्स पर मिनट से नीचे की ओर आ चुकी है, नीचे की रेंज में आ गई है, तो वो जो क्राइटेरिया है वो कहलाएगा ब्रेडिकार्डिया, जो कि आपका ये राइट आंसर है। और वहीं हाइपरटेंशन की बात करें तो हाइपरटेंशन में जो BP है वो 140/, जो हाइपरटेंशन में क्या होता है 130/90 से अबव जब BP जाता है तो उस कंडीशन में हाइपरटेंशन होता है। एंड टेकिपनिया में क्या होता है, जब रेस्पिरेशन का जो रेट है पर मिनट मोर देन 24 रहता है तो उस कंडीशन को टेकिपनिया बोला जाता है। एंड डिक्रीज इन सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर का डिक्रीज होना यानी कि 90 से नीचे जाना, वो डिक्रीज सिस्टोलिक प्रेशर बोला जाएगा दोस्तों, ठीक है। सो आपका ऑप्शन नंबर है ब्रेडिकार्डिया जो है करेक्ट है, बिकॉज ब्रेडिकार्डिया एक क्लासिकल साइन है इंक्रीज्ड ICP का, आपको याद रखना होगा। अगर पेशेंट का ICP इंक्रीज्ड है तो पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन होगी। एंड वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन आर ऑल्सो ऑफन एसोसिएटेड विद इंक्रीज ICP, जिसमें कि आपको वॉमिटिंग, हेडेक, ब्लरिंग ऑफ विजन जो है ये सब एसोसिएट होते हैं, जिसमें कि इंट्राक्रैनियल प्रेशर इंक्रीज रहता है, ठीक है। ये क्लासिकल साइंस होते हैं फॉर इंक्रीज ICP। एंड नेक्स्ट इज ड्रग ऑफ चॉइस इन ट्रेकोमा फॉर द चिल्ड्रन। ट्रेकोमा की जो ड्रग ऑफ चॉइस है इन द चिल्ड्रंस वो आपको बताना है, ओरल टेट्रासाइक्लिन, ओरल पेनिसिलिन, नन ऑफ दिस एंड अमीनोग्लाइकोसाइड्स। तो आपको ड्रग ऑफ चॉइस बतानी है इन द कंडीशन ऑफ ट्रेकोमा फॉर द चिल्ड्रंस। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ओरल टेट्रासाइक्लिन। ओरल टेट्रासाइक्लिन ट्रेकोमा की कंडीशन में चिल्ड्रंस को दी जाती है, जो कि 20 mg होती है, 20 per mg per kg इज रिकमेंडेड बाय WHO फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ ट्रेकोमा इन चिल्ड्रंस में ट्रेकोमा को ट्रीट करने के लिए 20 mg per kg ओरल टेट्रासाइक्लिन WHO ने रिकमेंड कर रखी है, ठीक है। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर द चाइल्ड हु कम टू OPD विद कंप्लेन ऑफ एपिस्टेक्सिस। मोस्ट सुटेबल पोजीशन आपको बतानी है, जो OPD में बच्चा आया जिसको एपिस्टेक्सिस हुआ है। एपिस्टेक्सिस का मतलब है ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज से ब्लीडिंग होने के बाद जो मोस्ट एप्रोप्रिएट पोजीशन होगी वो आपको बतानी है। सुपाइन करेक्ट नहीं है, प्रोन भी करेक्ट नहीं है, लिथोटमी की कंडीशन लेबर के टाइम पे और गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन के टाइम पे दी जाती है, ये भी करेक्ट नहीं है।
तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। सिटिंग पोजीशन जो है अप्रोप्रिएट है फॉर दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन में जो दे रखा है उसके अकॉर्डिंग 4 ऑप्शन दे रखे हैं और 4 ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट है आपका सिटिंग पोजीशन है। लेकिन अगर फुल फॉर्म में पूछा जाए काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में, तो आपका क्या होगा, पिंच द नोज विद सिटिंग पोजीशन एंड हेड फॉरवर्ड। ठीक है, हेड को फॉरवर्ड करना है, ठीक है, लीन फॉरवर्ड। सो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, passage of feces in inappropriate places after the bowel control would be expected as known as, यानी कि फीसिस को inappropriate place में कर देना, यानी कि स्टूल पास कर देना, कहीं भी पास कर देना स्टूल को, जबकि बाउल का कंट्रोल एक्सपेक्टेड जो था वो कंट्रोल हो चुका है उसके बाद भी। ठीक है, सो या सॉरी कहने का मतलब है फीसिस को या स्टूल को कहीं भी पास कर देना, जबकि एक्सपेक्टेड टाइम जो होता है ना बाउल कंट्रोल का वो आ चुका है, उसके बाद भी फीसिस स्टूल कहीं भी पास कर रहा है बच्चा, तो उस कंडीशन को बोलते हैं क्या, आप बताएंगे। डिसलेक्सिया, इनएबिलिटी टू रीड एंड राइट। ठीक है, डिसलेक्सिया की कंडीशन में होता है। पाइका में क्रेविंग फॉर दी unedible substances like the chalk muds like this, and एन्यूरेसिस में जो है urinate in inappropriate places after achieving the bladder control। सो एन्यूरेसिस की कंडीशन में ये होता है। सो आपका राइट आंसर एनकोप्रेसिस है। एनकोप्रेसिस की कंडीशन में क्या होता है, जो पर्सन है या बेबी है वो क्या करता है, फीसिस को पास कर देता है इनएप्रोप्रिएट प्लेस में, जबकि एक्सपेक्टेड बाउल कंट्रोल हो जाना चाहिए उसके बाद भी। सो एनकोप्रेसिस वो कंडीशन है जो आपका राइट आंसर है। अब यहाँ पढ़ लेते हैं, पैसेज ऑफ फीकल मैटर इन इनएप्रोप्रिएट लोकेशन आफ्टर द बाउल कंट्रोल वुड बी एक्सपेक्टेड एंड दिस इज नोन एज एनकोप्रेसिस एंड पैराडॉक्सिकल डायरिया, जिसे कि पैराडॉक्सिकल डायरिया भी बोलते हैं। एंड इट इज़ द वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी फीकल सॉइलिंग इन चिल्ड्रन हु हैव ऑलरेडी बीन टॉयलेट ट्रेंड। जिसको टॉयलेट ट्रेन कर रखा है उसके बाद भी वो बेबी कर रहा है, फीकल सॉइलिंग कर रहा है वो बेबी। अब एन्यूरेसिस में जैसे कि मैंने बोला, रिपीटेडली इनएबिलिटी टू कंट्रोल, जब यूरिनेशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, कंट्रोल नहीं होता है वो, तो वो एन्यूरेसिस कहलाता है। पाइका इज ईटिंग दी नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंसेज। तो थोड़ा टाइमिंग में दिक्कत हो गई है, लेकिन मैंने आपको समझा ही दिया है। पाइका जो है क्रेविंग होती है फॉर अनएडिबल सब्सटेंसेस के लिए, लाइक द चॉक मड एट्सेट्रा। ओके, एंड डिसलेक्सिया जो है इज़ नोन ऑल्सो नोन एज रीडिंग डिसऑर्डर, जिसमें कि बच्चे को रीडिंग में एंड राइटिंग में थोड़ा ट्रबल होता है, तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिसलेक्सिया। ओके, सो आपकी आज की क्लास यही कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखने के लिए। SGPGI लखनऊ नॉर्थ सेट 2023 एंड PGI चंडीगढ़ की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए डेली क्लासेस आपको दी जाती है, तो उसको देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और इसका बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, वीडियो को लाइक भी कर देना और दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड फेसबुक पे शेयर ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो को एंड तक देखने के लिए। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।